हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एमबीए कुकी। इस बार मेरा वीडियो थोड़ा लेट आया है क्योंकि मुझे वायरल हो गया था। आज का मेरा वीडियो थोड़ा लंबा लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। आज मैं बताऊंगी कि प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग एक एंडलेस प्रोसेस है। इसका मतलब है कि प्लान्स बनाना एक ऐसा काम है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे जैसे समय बदलता है, कंडीशंस बदलती हैं और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और अपॉर्चुनिटीज बदलते हैं, वैसे वैसे प्लान्स को भी बदलना पड़ता है। हर कंपनी का साइज अलग अलग होता है, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी। इसीलिए हर कंपनी के लिए प्लानिंग प्रोसेस एक जैसा नहीं हो सकता। प्लानिंग प्रोसेस में कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हर कंपनी के लिए सेम होते हैं। ये स्टेप्स हैं: एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, establishing objectives, determining planning premises, identifying alternatives, evaluating available alternatives, selecting the most appropriate alternative, implementing the plan and reviewing the plan. सबसे पहले आता है एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज का मतलब है बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर और बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना और उनका फायदा उठाना। प्लानिंग में अपॉर्चुनिटीज एनालाइज करना एक असेंशियल स्टेप है जो यह एंश्योर करता है कि आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं और उनका सही तरीके से यूज कैसे किया जाए। यह आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर स्ट्रेटेजीज बनाने और कंपटीशन में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है जो सिर्फ इंडिया में कपड़े बेचता है। अब ओनर ने देखा कि फॉरेन कस्टमर्स में इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। यह एक एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है जो उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड होने का मौका दे सकता है। सेकेंड है एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन और उसके हर डिपार्टमेंट के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव्स सेट करना आता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि हम किसी काम को करने के बाद क्या अचीव करना चाहते हैं और किन एरियाज पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स गाइडलाइंस के रूप में काम करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, रूल्स, बजट्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से क्या अचीव किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के मेजर प्लान्स को एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं और यह एंश्योर करते हैं कि हर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मेल खाता हो। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स की एक हायरार्की बनती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स को छोटे छोटे सपोर्टिव गोल्स में ब्रेक किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम आसान हो सके। इन ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर और मेजरेबल होना चाहिए, जैसे कि कॉस्ट लिमिट सेट करना, सेल्स टारगेट सेट करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करना, ताकि परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली मॉनिटर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना है, तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने स्पेसिफिक गोल्स तय करेगा जो इस बड़े ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करेंगे। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कस्टमर इंक्वायरीज का रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस करना, जबकि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहतर बनाना हो सकता है। थर्ड है डिटरमिनिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। प्लानिंग प्रेमाइसेस उन लिमिट्स और रूल्स की तरह होते हैं जो अपने प्लान्स के लिए बाउंड्रीज तय करते हैं। वे आपको बताते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक पार्टी का प्लान बना रहे हैं, तो आपके प्लानिंग प्रेमाइसेस हो सकते हैं, जैसे आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, आप कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, आप किस तरह का फूड और ड्रिंक सर्व कर सकते हैं, पार्टी कब शुरू और खत्म हो सकती है। ये लिमिट्स आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाने में मदद करती है। जब हम किसी प्लान को बनाने की सोचते हैं, तो हमें कुछ अजम्पशंस बनाने होते हैं।
ये अजम्पशंस एक्सटर्नल यानी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और इंटरनल यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होते हैं। एक्सटर्नल प्रेमाइसेस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटर्स प्लान्स एंड एक्शंस, मार्केट ट्रेंड्स आदि आते हैं। और इंटरनल प्रेमाइसेस में ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रेशर का सामना करने की एबिलिटी आदि शामिल हैं। प्लानिंग प्रेमाइसेस बाउंड्रीज और लिमिटेशंस तय करते हैं जिसके अंदर प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाना है। प्लान्स बनाते समय इन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के प्रेमाइसेस को ध्यान में रखा जाता है। पहले हम एक्सटर्नल प्रेमाइसेस को एक स्टोर का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक्सटर्नल प्रेमाइसेस वे फैक्टर्स हैं जो स्टोर के कंट्रोल से बाहर होते हैं और प्लान को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे फैशन ट्रेंड्स, सीजनल चेंजेस, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सप्लायर रिलायबिलिटी। तो फर्स्ट है फैशन ट्रेंड्स। अगर ओवरसाइज कपड़े ट्रेंड में हैं, तो एक क्लोथिंग स्टोर कस्टमर डिमांड को पूरा करने के लिए ओवरसाइज शर्ट्स, स्वेटर्स और पैंट्स का स्टॉक बढ़ाने का प्लान बना सकता है। सेकेंड है सीजनल वेरिएशंस। विंटर सीजन में क्लोथिंग स्टोर जैकेट्स, स्कार्फ और वुलन क्लोथ्स का स्टॉक बढ़ा सकता है और शॉर्ट्स और टैंक टॉप्स जैसे समर आइटम्स का स्टॉक रिड्यूस कर सकता है। थर्ड है इकोनॉमिक कंडीशंस। यदि इकोनॉमिक रिसेशन यानी आर्थिक मंदी है, तो स्टोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देने या बजट फ्रेंडली क्लोथ्स इंट्रोड्यूस करने का प्लान बना सकता है। फोर्थ है कंपटीशन। यदि पास में एक नया कॉम्पिटिटर लोअर प्राइसेस पर खुलता है, तो स्टोर अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, कस्टमर सर्विस या यूनिक प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स पर फोकस करने का प्लान बना सकता है ताकि वह अलग दिख सके। फिफ्थ है सप्लायर रिलायबिलिटी। यदि स्टोर के मेन सप्लायर को डिलीवरी में देरी हो रही है, तो स्टोर बैकअप सप्लायर्स को ऐड करने का प्लान बना सकता है ताकि इन्वेंट्री में कमी ना हो। सिक्स्थ है वेदर पैटर्न्स। यदि शुरुआती विंटर सीजन में ठंड के मौसम के आने का फोरकास्ट है, तो स्टोर पहले से ही गर्म कपड़े मंगवाने का प्लान बना सकता है। अब बात करते हैं इंटरनल प्रेमाइसेस की, जिसे हम फिर से एक स्टोर का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे इंटरनल प्रेमाइसेस वे फैक्टर्स हैं जो स्टोर के कंट्रोल में होते हैं, जैसे बजट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टाफ कैपेबिलिटीज, ब्रांड आइडेंटिटी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो फर्स्ट है बजट। यदि क्लोथिंग स्टोर का बजट लिमिटेड है, तो यह अफोर्डेबल इन्वेंट्री पर फोकस करने या प्रमोशनल एक्सपेंसेस को कम करने का प्लान बना सकता है। सेकेंड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक स्टोर जिसके पास स्मॉल स्टोरेज स्पेस है, वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री अप्रोच को फॉलो करने का प्लान बना सकता है, जिससे ओवर स्टॉकिंग से बचने के लिए डिमांड के अनुसार कपड़ों का ऑर्डर दिया जा सके। थर्ड है स्टाफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग। यदि स्टाफ फैशन स्टाइलिंग में हाईली ट्रेंड है, तो स्टोर पर्सनलाइज्ड स्टाइलिंग सर्विसेज ऑफर कर सकता है, जिससे ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। फोर्थ है ब्रांड आइडेंटिटी। एक स्टोर जो खुद को एक लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करता है, वह अपने ब्रांड की इमेज बनाए रखने के लिए केवल हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम आइटम्स ही स्टॉक में रख सकता है। फिफ्थ है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यदि स्टोर की एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो वह ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन या ऑनलाइन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस का प्लान बना सकता है। सिक्स्थ है स्टोर लेआउट एंड डिस्प्ले। एक स्टोर जिसमें लिमिटेड फ्लोर स्पेस है, वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए डिस्प्ले को बार बार चेंज करने का प्लान बना सकता है, जिससे कस्टमर्स को आने जाने में सुविधा होगी। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इसीलिए
एनवायरनमेंट के हर एस्पेक्ट को अज्यूम नहीं किया जा सकता। मैनेजर्स केवल उन्हीं अजम्पशंस को कंसिडर करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी हो। फोर्थ है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना प्लानिंग का एक क्रूशियल स्टेप है। जब हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो अक्सर कई तरीके होते हैं। इन अलग अलग तरीकों को ही ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं। इस स्टेज में कंपनी सभी पॉसिबल ऑप्शंस की लिस्ट बनाती है और बाद में इनमें से हर ऑल्टरनेटिव को एग्जामिन करती है ताकि सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव चुना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन करना है। इसे कई तरीकों से अचीव किया जा सकता है, जैसे सेम फील्ड में एक्सपेंशन मींस कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, डाइवर्सिफिकेशन नए प्रोडक्ट कैटेगरी में एंटर करना, अमालगमेशन किसी अन्य कंपनी के साथ मर्ज हो जाना, नए प्रोडक्ट वेरिएंट को मार्केट में लाना, जैसे कि एक नया फीचर जोड़कर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीलॉन्च करना। प्लानर को इन ऑल्टरनेटिव्स को केयरफुली एग्जामिन करना पड़ता है और तय करना होता है कि सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव कौन सा है, ताकि प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप उसी पर बेस्ड हो। फिफ्थ है इवैल्यूएटिंग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। एक बार जब आपने कई डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया हो और उनके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को एनालाइज कर लिया हो, तो नेक्स्ट स्टेप है उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना। यह इवैल्यूएशन करते समय आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और अवेलेबल रिसोर्सेज को ध्यान में रखना चाहिए। हर ऑल्टरनेटिव में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑल्टरनेटिव हाईली प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है और लंबे टाइम तक प्रॉफिट न मिलने का रिस्क भी हो सकता है। वहीं दूसरा ऑल्टरनेटिव लेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन लेस रिस्की भी हो सकता है। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए प्लानर कभी भी किसी ऑल्टरनेटिव के आउटकम्स के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करते समय कई फैक्टर्स और लिमिटेशंस कंसिडर करने होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको एक नई मशीन खरीदना है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे एक नई मशीन परचेज करें या एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज करें या एग्जिस्टिंग मशीन को ही रिपेयर कर लें। फिर आप इन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे, जैसे मशीन की कॉस्ट, उसकी प्रोडक्टिविटी, मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी ओवरऑल यूटिलिटी। अब बारी आती है डिसीजन लेने की। तो नई मशीन की कॉस्ट ज्यादा होने पर भी उसकी हाई प्रोडक्टिविटी और लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट को देखते हुए उसे चुना जा सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट और एफिशिएंसी देगी। सिक्स्थ है सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। जब सभी ऑल्टरनेटिव प्लान्स का केयरफुली इवैल्यूएशन कर लिया जाता है, तो सबसे उपयुक्त ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है। इस पॉइंट पर यह तय किया जाता है कि कौन सी दिशा में कदम उठाया जाएगा। आप उस ऑल्टरनेटिव प्लान को सिलेक्ट करते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, कॉस्ट, रिसोर्सेज और रिस्क टॉलरेंस के साथ सबसे अच्छा मेल खाता हो। जैसे ऑल्टरनेटिव प्लान की कॉस्ट क्या है, क्या यह आपके बजट के अंदर है, ऑल्टरनेटिव प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, क्या यह आपके टाइम फ्रेम के अंदर है, ऑल्टरनेटिव प्लान के साथ जुड़े रिस्क क्या हैं, क्या आप इन रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव प्लान से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या ये बेनिफिट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करेंगे। इन फैक्टर्स को केयरफुली कंसिडर करके कंपनी यह डिसीजन ले सकती है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव प्लान आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है।
कभी कभी कई अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स इवेलुएट करने के बाद प्लानर एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव चूज कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स समान रूप से अच्छे लग सकते हैं। एक रीजन ये भी है कि फ्यूचर अनसर्टेन है और अचानक कोई नई सिचुएशन सामने आ सकती है। ऐसे में अगर किसी कारण से पहला ऑल्टरनेटिव काम नहीं करता है तो दूसरा ऑल्टरनेटिव अपनाया जा सकता है। इससे कंपनी के पास एक और रास्ता मौजूद रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी का एम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अब उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना। इससे कंपनी नए कस्टमर्स तक पहुंच सकती है। सेकेंड, मार्केटिंग में और ज्यादा इन्वेस्ट करना। इससे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ सकती है। और थर्ड, एक और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना। इस ऑप्शन से कॉस्ट और रिस्क कम हो सकता है रिसोर्सेज शेयर करके। जब सभी ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया गया तो कंपनी ने सोचा कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना सबसे प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन चूंकि फ्यूचर में मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, जैसे कि न्यू कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं या इकोनॉमिक डाउनटर्न मींस आर्थिक मंदी हो सकती है, इसीलिए कंपनी ने मार्केटिंग में और ज्यादा इन्वेस्ट करने का बैकअप ऑप्शन भी अपने पास रखा। सेवेंथ है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जब प्लान बना लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप है उसे एक्शन में लाना। इसे प्लान इम्प्लीमेंट करना कहते हैं। प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजर कई डिसीजंस लेते हैं। इसके लिए मैनेजर मेनली 3 तरीके अपनाते हैं: अथॉरिटी, परसुएशन और पॉलिसी। पहला है अथॉरिटी। अथॉरिटी पावर का एक लेजिटिमेट फॉर्म है जो पोजीशन के साथ आती है और व्यक्ति से जुड़ी नहीं होती है। अथॉरिटी का मतलब है मैनेजर को अपने पोजीशन के अनुसार जो पावर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर अपने अथॉरिटी का यूज करके एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यह तरीका सिंपल प्लान्स के लिए अच्छा है जिनमें मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर सभी कस्टमर सर्विस एम्प्लॉयज से कहता है कि वे कस्टमर इंक्वायरीज का 24 घंटे के अंदर जवाब दें। चूंकि ये इंस्ट्रक्शन है इसीलिए अथॉरिटी के थ्रू किया जा सकता है। सेकेंड है परसुएशन। परसुएशन एक पावरफुल टूल है जिसका यूज मैनेजर्स अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं। इसमें दूसरों को प्लान का सपोर्ट करने और उसे पूरा करने के लिए कन्विंस करना शामिल है, न केवल मैनेजर के अथॉरिटी के कारण बल्कि प्लान के मेरिट्स के कारण। परसुएशन में उन लोगों को प्लान बेचना शामिल होता है जिन्हें इसे इम्प्लीमेंट करना होता है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करके, ताकि व्यक्ति सभी इम्प्लीकेशंस यानी प्रभावों को समझे। यह तरीका उन कॉम्प्लेक्स प्लान्स के लिए अच्छा होता है जिनमें लोगों का फुल कोऑपरेशन जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी नई टेक्निक ला रही है तो मैनेजर्स एम्प्लॉयज को समझाएंगे कि इससे उनका काम आसान होगा। थर्ड है पॉलिसीज। पॉलिसीज रिटन गाइडलाइंस होती हैं जो लंबे समय तक चलने वाले प्लान्स को पूरा करने में हेल्प करती हैं। ये विभिन्न सिचुएशंस में क्या कदम उठाना है यह बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी कस्टमर सर्विस पॉलिसी बना सकती है जिसमें लिखा हो सभी कस्टमर इंक्वायरीज का जवाब 24 घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए। यह पॉलिसी एम्प्लॉयज के लिए लंबे समय तक चलने वाली गाइडलाइन बन जाती है। प्लानिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेप है रिव्यूइंग द प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। रिव्यू का मतलब है रेगुलरली चेक करना कि प्लान कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। इससे मैनेजर्स को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या प्लान से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या उसमें कोई कमी है। अगर कोई कमी होती है तो मैनेजर्स करेक्टिव एक्शंस लेकर प्लान को सुधार सकते हैं।
इससे मैनेजर्स को फ्यूचर प्लान बनाने में और बिजनेस एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिटेल स्टोर अपने लास्ट क्वार्टर का सेल्स डेटा रिव्यू करता है ताकि यह इवैल्यूएट किया जा सके कि टारगेट्स पूरे हुए थे या नहीं। यदि सेल्स एक्सपेक्टेड सेल्स से कम थी तो स्टोर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकता है ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार प्लान को पीरियोडिकली रिव्यू करके मैनेजर्स यह इंश्योर करते हैं कि कंपनी अपने गोल की ओर बढ़ रही है या नहीं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होते हैं, जैसे कि न्यू कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं, तो मैनेजर्स उन चेंजेस के अकॉर्डिंग प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।